हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस के बारे में। उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेचर के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इन केमिकल सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो दोनों कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन से? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन होती है। इनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जो हमें अर्थ के अंदर प्रेजेंट रॉक या फिर मिनरल से ऑब्टेन होती है, मिनरल या फिर रॉक से ऑब्टेन होती है, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। चाहे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो चाहे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, ये दोनों मिलते हमें नेचर से ही हैं। लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लैब में भी बनाए जाते हैं। तो आइए बच्चों, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो कुछ क्या बहुत सारे फूड स्टफ्स अलग अलग टेस्ट होता है। कुछ फूड आपका टेस्ट में सोर होता है, कुछ फूड्स बिटर होते हैं, कुछ फूड्स सॉल्टी होते हैं। तो हम इस बात का आंसर जानेंगे, ये जो अलग अलग टेस्ट होता है फूड का, ये टेस्ट किसके वजह से होता है। तो बेसिकली जो फूड के अंदर आपके सब्सटेंस प्रेजेंट होती है वो होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इन्हीं सब्सटेंस की वजह से आपका जो फूड होता है वो अलग अलग टेस्ट का नजर आता है। तो अगर फूड हमारा टेस्ट में सोर है तो हम बोलेंगे हमारे फूड के अंदर एसिड प्रेजेंट है। अगर आपका फूड टेस्ट में बिटर है तो आप बोलोगे हमारे फूड के अंदर बेस प्रेजेंट है। और अगर फूड आपका सॉल्टी है तो आप बोलोगे हमारे फूड के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर हम आपको कहें कि एसिड बेस और सॉल्ट को डिफाइन करो तो आप कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट दैट इज टेस्ट के बेसिस पर। टेस्ट के बेसिस पर क्या होता है, जो आपके एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं इसकी बात करेंगे हम। जैसे कि हम जानते हैं अगर टेस्ट सोर है तो हम बोलेंगे ये एसिड है, अगर टेस्ट बिटर है तब हम बोलेंगे बेस है, या फिर अगर टेस्ट सॉल्टी है तब हम बोलेंगे सॉल्ट है। तो कुल मिलाकर ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर होते हैं उसको हम एसिड बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं उसको बेस बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में सॉल्टी होते हैं उसको हम सॉल्ट्स बोलते हैं। ये आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। लेकिन इस क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बेस पर हम या फिर टेस्ट के बेस पर नहीं पहचान सकते ज़्यादा खतरनाक एसिड को, क्योंकि अगर आप टेस्ट लोगे तो आपको बर्न होने का डर रहेगा, क्योंकि जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होती है। इस वजह से हम टेस्ट नहीं ले सकते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता गया, फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर आर्हीनियस की बात करें। किसकी? आर्हीनियस। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक बीकर के अंदर इन्होंने एक बीकर के अंदर वाटर लिया। क्या रखा? वाटर। और इन्होंने वो सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर थे उसको किसके अंदर डाला? वाटर के अंदर। दैट इज इन्होंने एसिड को जब वाटर के अंदर डाला, दैट इज इन्होंने एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो इन्होंने देखा कि इससे H+ आयन रिलीज हो रहे थे। क्या रिलीज हो रहे थे? H+ आयन। तो इन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं वो एसिड कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। लेकिन ये जो H+ आयन होता है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल। तो ये वाटर के अंदर रिलीज होता है। करता क्या है, ये H+ आयन वाटर के ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा। इसने क्या किया? वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और बना देता है H3O+ आयन। दैट इज ये बना देगा आपका
हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन, जो कि एक स्टेबल आयन होता है। कैसा आयन होता है? स्टेबल। तो आपको ध्यान रखना है, ये इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछी गई थी। तो कुल मिलाकर आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ऐसे सब्सटेंस, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, एसिड्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं फर्निशेस या रिलीज जो H+ आयन रिलीज करते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो ये जो वर्ड एसिड है ये ड्राइव हुआ है एसिडस, जिसका मीनिंग क्या होता है? सोर। तो वर्ड एसिड ड्राइव हुआ है एसिडस से। एसिडस मीन्स होता है सोर। तो आगे हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स एसिड से रिलेटेड। वो पॉइंट्स क्या है आप देखना बच्चों। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ये जो एसिड होती है इसको क्लासिफाई किया है हमने सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या फिर सोर्स। किसके बेसिस पर? ओरिजिन के बेसिस पर या फिर सोर्स के बेसिस पर। ये कहाँ से हमें ड्राइव हुए हैं? तो इसके बेसिस पर ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट्स और एनिमल से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे एसिड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड, और ऐसे एसिड जो हमें अर्थ के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स से बनाते हैं लैब के अंदर उसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मैन मेड एसिड या फिर मिनरल एसिड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ये जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है ये एडिबल होते हैं, मीन्स इसको हम खा पी सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये आपके नॉन कोरेसिव होते हैं, डेट इज अगर ये आपके स्किन पर या किसी क्लॉथ्स पर गिर जाते हैं तो उसको डैमेज नहीं करते हैं। एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर आपको ऑर्गेनिक एसिड पहचानना है तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको हाइड्रोजन के साथ एसिड के अंदर कार्बन नजर आ रही है, हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन प्रेजेंट है एसिड के अंदर तब आप बोलोगे ये ऑर्गेनिक एसिड है। ये बात आप सब जानते हैं कि जो एसिड होते हैं उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन। चाहे कोई भी एसिड हो उसके अंदर हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ कार्बन प्रेजेंट है तब आप बोलोगे ये ऑर्गेनिक एसिड है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए, आप देखिए ये वाली जो हाइड्रोजन है ये कहलाती है एसिडिक हाइड्रोजन। इसके साथ साथ देखिए कार्बन प्रेजेंट है, इसमें भी आप देखो हाइड्रोजन के साथ साथ आपकी कार्बन प्रेजेंट है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? आपके ये ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक एसिड की बात करूं तो इनऑर्गेनिक एसिड भी एसिड है, तो इनके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन तो होगी, लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ अदर नॉन मेटल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, सल्फर प्रेजेंट होगी, आपकी फॉस्फोरस प्रेजेंट होगी। तो आपको इनऑर्गेनिक एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज बताते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये आपको जला सकते हैं, डेट इज ये कोरोसिव होते हैं नेचर में, आप इनको खा पी नहीं सकते, ये नॉन एडिबल होते हैं। और जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और आपका H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपके हमने बताया था कि ओरिजिन के बेस पर दो तरीके के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे मैं कहूँ ऐसे एसिड का नाम लिखिए जो आपको प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो प्लांट से ऑब्टेन्ड होने वाले एसिड्स हैं ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमें किससे मिलता है? टोमेटो से। टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्जेलिक एसिड। अगर मैं सिट्रिक एसिड की बात करूं तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, कौन से फ्रूट्स? सिट्रस फ्रूट्स, उनसे हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करें टार्ट्रिक एसिड की तो ये जो टार्ट्रिक एसिड होता है ये हमें मिलता है टैमारिंड से। किससे मिलता है? टैमारिंड से। अगर मैलिक एसिड की बात करें, मैलिक एसिड हमें ऑब्टेन्ड होता है एप्पल से। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। इसके अलावा एक और एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये आपका जो केन शुगर होता है, जब इसको हम फर्मेंट करते हैं
तब हमें एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं ये ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और एसिटिक एसिड ये सारे के सारे हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से जो एसिड हमें ऑब्टेन्ड होते हैं उसका एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड के अंदर, और कर्ड हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है? एनिमल डेट इज काउ से। भाई काउ का मिल्क हो या बफेलो का मिल्क हो, जब उसको हम सेट करते हैं तब हमें क्या मिलता है? कर्ड मिलता है, और कर्ड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। तो हम ये बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है। इसके अलावा जो फॉर्मिक एसिड होता है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड आपको एंट के अंदर जो चींटी होती है जब वो हमारे काटती है तो वो रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड। या बी स्टिंग जो होता है आपका, आप किसकी बात करें, जैसे मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर भी आपका क्या होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये जो फॉर्मिक एसिड है ये हमें किससे ऑब्टेन्ड हुआ? एनिमल से। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक एसिड हमें किससे ऑब्टेन्ड होती है? प्लांट्स और एनिमल से। कुछ उनके एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। अब आगे हम मूव करते हैं, हम देखते हैं कि जो आपका क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन में अगर हम एसिड को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा ताकतवर है। तो ताकत अगर एसिड की पहचाननी है तो आप उसके अंदर प्रेजेंट H+ आयन से पहचानोगे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ज्यादा ही H+ आयन रिलीज करेगा, और जितना वीक एसिड होगा उतने ही कम H+ आयन रिलीज करेगा। मींस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप पानी में डालोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन अगर रिलीज हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर पानी में डालने पर एसिड को स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज हो रहे हैं तब हम बोलेंगे ये वीक एसिड है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमने बताया था कि दो तरीके के एसिड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? आपके वीक एसिड होते हैं। कौन कौन से? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने भी आपके इनऑर्गेनिक जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, चाहे वो HNO3 हो, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो। लेकिन अगर वीक एसिड की बात करते हैं तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड है, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे फॉर्मिक एसिड हो, चाहे टार्ट्रिक एसिड हो, चाहे आपका मैलिक एसिड हो, चाहे ऑक्जेलिक एसिड हो, ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। जब आप वीक एसिड को वाटर में डालोगे या एक्वस सॉल्यूशन में तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करते हैं या फिर पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। इस बात को आप याद रखना। अब देखते हैं हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं मींस हम एक मिक्सचर लेंगे, क्या लेते हैं? एक मिक्सचर लेते हैं और उसमें देखते हैं वाटर की कंपेयर में एसिड कितना है, मींस कंपेयर करेंगे। अगर एसिड के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल वाटर नहीं है, तब हम बोलेंगे ये एसिड कंसंट्रेटेड है। अगर एसिड कम है और वाटर ज्यादा है तब हम बोलेंगे ये डाइल्यूट एसिड है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज और अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व इन वाटर एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है? एसिड हैविंग अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा है तब हम बोलेंगे ये कंसंट्रेटेड एसिड है। अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन में एसिड कम है और पानी ज्यादा है तब हम बोलेंगे ये डाइल्यूट एसिड है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस एसिड के। वो रिएक्शंस किसके साथ होंगे ये देखना है। जैसा कि मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा रखा है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है प्लस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यही यहाँ पर लिखा है, ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जैसा कि इसमें दिखाया गया है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड कैसा होगा? डाइल्यूट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती हैं, सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए जब जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्या करेगा? इस HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है
और आपको क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ऐसा ही सोडियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मींस मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप पर रखी गई है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट के साथ भाई सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं आपकी सोडियम और पोटेशियम, ये जब एसिड से रिएक्ट करती है तो बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करती है, मतलब बहुत वायलेंटली। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम की, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और जिंक, ये जो मेटल्स हैं जब ये रिएक्ट करेंगी एसिड के साथ तो लेस वायलेंटली या फिर लेस विग्रसली रिएक्ट करती है, क्योंकि ये तो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और इसकी कंपेयर में ये वाली मेटल्स जो है वो थोड़ी कम लेस रिएक्टिव है। लेकिन चाहे मेटल ये हो चाहे ये वाली हो, ये जब भी रिएक्ट करेंगे आपके एसिड के साथ, कौन से एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो सॉल्ट तो फॉर्म होगा ही होगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं अगर हम लेड की रिएक्शन कराएं किसके साथ, एसिड के साथ, तो लेड कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेड हमेशा रिएक्ट करता है आपका कंसंट्रेटेड HCl के साथ। किसके साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ। और क्या देगा, ये देगा PbCl2, मींस लेड क्लोराइड एक सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक, तो ध्यान रखना ये जो लेड है ये रिएक्ट करता है आपका कंसंट्रेटेड HCl के साथ। इसके अलावा दो और आपके एसिड है, कौन कौन से, एक तो आपका कंसंट्रेटेड HNO3 है और दूसरा है कंसंट्रेटेड H2SO4। ये दोनों एसिड ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एसिड के साथ सिर्फ कॉपर रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है, कॉपर। कॉपर की रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराते हैं कैसा, कंसंट्रेटेड, या फिर कॉपर की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, कैसा ले रहे हैं ये, कंसंट्रेटेड। यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड HNO3 या H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेंगे, इस कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CuSO4, यहाँ बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस। अब आप यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, देखिए कॉपर अकेला था, इसके वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, लेकिन अगर इसमें मैं देखूंगा तो यहाँ पर Cu+2 आएगा, Cu+2 मींस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, डेट इज इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो कॉपर का क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है और कंसंट्रेटेड HNO3, इन दोनों के अंदर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है ये रिड्यूस हो जाती है H2O में, और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है ये चली जाती है SO2 में रिड्यूस होकर, और HNO3 में ये जो नाइट्रोजन है ये निकल जाती है रिड्यूस होकर NO2 की फॉर्म में। तो ये जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये रिलीज होती होगी तो ये कैसा कलर देगी, ब्राउन फ्यूम्स बाहर आएंगी। क्या आएंगी, ब्राउन फ्यूम्स। चाहे SO2 हो चाहे NO2 हो, ये दोनों जहां भी रिलीज होती होंगी, अगर वहां पर हम जाकर खड़े हो जाते हैं तो हमें सफोकेशन होगा, मीन्स हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारा दम घुट रहा है या फिर हमारे सीने के अंदर जलन होगी। इसके अलावा ये जो आपके दोनों मैंने क्वेश्चंस बताए, ये वाला और ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। एक बात ध्यान रखना, चाहे मेटल का कार्बोनेट हो चाहे मेटल का बाइकार्बोनेट हो, ये जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड हम क्या लेंगे, डाइल्यूट लेंगे। और जब डाइल्यूट एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो आपको ध्यान रखना है सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस वाटर फॉर्म होगा और CO2 गैस रिलीज होगी। ये बात अपने माइंड में बिठा लेना कि अगर कार्बोनेट है तो CO2 आपकी रिलीज होना ही होना है। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जब भी कोई मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन एसिड कैसा होगा, डाइल्यूट, ये बात ध्यान रखनी है। डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी प्लस वाटर फॉर्म होगा। जैसा कि आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, ये सब
किससे रिएक्ट कर रहे हैं? H2SO4 एसिड है, HCl एसिड है, HNO3 एसिड है। तो आपने देखा जिस मेटल का कार्बोनेट है उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, प्लस CO2 रिलीज हो रही है, प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। तो जब भी हम मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराती है? एसिड से कराती है, तो CO2 गैस रिलीज होती है विद ब्रिस्क इफर्विसेंस, मींस बहुत ही आवाज के साथ बाहर आती है। चाहे वो आपके मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन होती हो एसिड की, या फिर आपकी मेटल के बाइकार्बोनेट या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन होती है। तो जैसा कि अब हम देखते हैं आगे, यहाँ आपने देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद, वो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। दोनों केसेस में रिएक्शन सेम होती है, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होती है। देखिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ HCl से रिएक्ट कराया, यहाँ H2SO4 से रिएक्ट कराया। जब HCl से कराया तो NaCl सॉल्ट बना, जब H2SO4 से कराया तो Na2SO4 सॉल्ट बना, प्लस वाटर फॉर्म हुआ दोनों केसेस में और CO2 रिलीज हुई। तो यहाँ पर जो CO2 रिलीज होगी वो विद ब्रिस्क इफर्विसेंस बाहर आएगी। अगर आपको टेस्ट करना है कि CO2 रिलीज हो रही है तो आप क्या करोगे? जहां पर यह रिएक्शन होती होगी वहां पर माचिस की जलती हुई तीली या फिर किसी कैंडल, जलती हुई कैंडल को लेकर आते हैं, तो वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि जो कैंडल होगी उसके कांटेक्ट में CO2 आने की वजह से ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाएगा और CO2 के प्रेजेंस में कभी भी कोई चीज बर्न नहीं होती, तो ऑक्सीजन की जगह CO2 ले लेगी, इस वजह से कैंडल बुझ जाती है और हमें पता लग जाता है यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए, द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, टर्न लाइम वाटर मिल्क। ये भी टेस्ट है, अगर CO2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है, आप उसको लाइम वाटर से पास कराते हो, ये लाइम वाटर है। अगर लाइम वाटर से हमने CO2 गैस पास कराई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो हमें क्या मिलेगा? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट पीपीटी, दैट इज ये मिल्की होता है देखने में। कैसा होता है? मिल्की। इसीलिए बोलते हैं हम CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक, ये भी टेस्ट है फॉर CO2। आगे देखते हैं हम, अगर हम क्या करते हैं, ये जो CO2 गैस है इसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास करेंगे लाइम वाटर से, तो जो लाइम वाटर होगा, अगर हम CO2 को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास करेंगे लाइम वाटर से, तो ये जो लाइम वाटर होगा ये डीकलराइज हो जाएगा। डीकलराइज मीन्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्वेश्चन रिपीट होता है अगेन एंड अगेन, एक साल छोड़कर दूसरी साल रिपीट होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, when excess of carbon dioxide is passed through lime water it makes milky color of lime water disappear. This happens because of formation of calcium hydrogen carbonate. जो आपका पहले कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था शॉर्ट ड्यूरेशन पर जब हमने CO2 गैस पास की थी, अब क्या होगा? अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास कर दी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मार्बल या एक्सेल। देखिए मार्बल हो या फिर एक्सेल हो या फिर लाइम स्टोन हो, क्या हो? लाइम स्टोन। ये सब क्या होती है? ये बात ध्यान रखना। या फिर आपकी चौक हो, क्या हो? चौक। ये सब आपके कैल्शियम कार्बोनेट होती है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चाहे आपका मार्बल हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे लाइम स्टोन हो, चाहे चौक हो, ये सब आपके क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कॉमन नेम है और ये केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेल के अंदर एसिड को डालते हैं तब भी CO2 रिलीज होगी। अगर हम एसिड के अंदर मार्बल को डालते हैं तब भी CO2 गैस रिलीज होगी, क्योंकि भाई कुल मिलाकर हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? कार्बोनेट्स के साथ ही तो करा रहे हैं, क्योंकि एक्सेल भी कार्बोनेट है कैल्शियम का, मार्बल भी कैल्शियम का कार्बोनेट है, और आपका लाइम स्टोन हो चाहे चौक हो, रिएक्शन एसिड की वही होगी जो मैंने ऊपर कराई थी कि जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है उसी मेटल का उस एसिड के साथ,
प्लस वाटर फॉर्म होता है और CO2 गैस रिलीज होती है विद ब्रिस्क इफर्बिसेंस। जहां भी वर्ड ब्रिस्क इफर्बिसेंस आए आप अपना दिमाग मत लगाना ज़्यादा, बस आप वहां पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रही है, क्योंकि ये वर्ड जो ब्रिस्क इफर्बिसेंस है ये CO2